कभी आपके साथी डॉक्टरों ने आपको कभी जो आपके सीनियर हैं उन्होंने नहीं टोका यार डॉक्टर साहब ये इतना फैशनेबल है। देखिए बड़ा फैशनेबल आपका जो कमरा है, तो घर पे भी इसी तरह फैशनेबल रहते हो। देखिए यहाँ डॉक्टर साहब ये लिखा हुआ है महादेव, और डॉक्टर साहब ये इधर जी यहाँ महाकाल है जी। आपके जो चंडीगढ़ मुख्यालय के बड़े अधिकारी हैं, ACS हैं या दूसरे बड़े अधिकारी हैं, उनको भी जानकारी होगी इस बात की। हम एप्रन पहन के हॉस्पिटल में आए, कभी उस तरह का ओड नहीं लगता कि मुझे डॉक्टर या डिप्टी CMO ना कह के सिर्फ बोला गया। जब आप पढ़ते थे ये अंगूठियों का फैशनेबल शौक उसमें भी था, आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे आर्टिस्ट रंगकर्मी बनना चाहिए यार, वो भी के डॉक्टर हो या तो आपको, आप जब ऐसा सुनते हो तो आपको क्या फीलिंग होती है? तो एक लाल किताब थी ज्योतिष की, वो भी इन इस पहनावे के कारण, और दूसरा कोई डॉक्टर होता आपके साथ में, वो पूरा एप्रन में पूरी एक ड्रेस कोड में रहता है, आपको उनसे कम वजन, कम भाव, कम रिस्पेक्ट मिलती है ऐसा और इस साइड भी बोला छपा हुआ है, और अंगूठी पे भी, ओहो अंगूठी पे भी BHO वाले बोला छपा। आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए क्या करते? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। सबसे पहले कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाथ की सभी उंगलियाँ हैं इनमें अंगूठियाँ, इस हाथ की सभी उंगलियों में अंगूठियाँ, अंगूठे में भी छल्ला, इस अंगूठे में भी छल्ला, गले में एक मोटी सी माला, और इस हाथ में भी कई मणियों से लिपटी हुई माला, और यहाँ इस हाथ में भी एक फैशनेबल घड़ी, और इस हाथ में महाकाल और महामृत्युंजय का महामंत्र छपा हुआ, और इस हाथ पे भी महादेव छपा हुआ, गर्दन पे ओम छपा हुआ, और फैशनेबल की टी-शर्ट, फैशनेबल पैंट, और हर रोज़ की टी-शर्ट। आप महीने के 30 दिन देखोगे तो 30 दिन अलग अलग डिज़ाइन की टी-शर्ट है। फेसबुक पर उनके हर रोज़ के अलग अलग फैशनेबल के जो फ़ोटोज़, क्या लगता होगा आपको मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? किसी फिल्मी कलाकार की, कोई रंगकर्मी की, फैशन की दुनिया से जुड़े हुए किसी आदमी की? जी नहीं। यदि आपका ऐसा अनुमान है तो आप गलत हैं। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एक सीनियर डॉक्टर से, जो कि हरियाणा के जींद ज़िले में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं, और ये हैं डॉक्टर राजेश बोला। 25 साल से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इनकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे स्वास्थ्य विभाग में चंडीगढ़ से लेकर और पूरे मुख्यालयों तक हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा चंडीगढ़ के जो बड़े अफसर हैं वो भी जानते हैं, पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं वो जानते हैं। वो जानते हैं उन्हें एक डिज़ाइनर, एक रंगकर्मी, और एक अपने स्टाइल से ज़िंदगी जीने वाले आदमी के रूप में, ज़िंदगी जीने वाले डॉक्टर के रूप में। तो आज डॉक्टर डे पर हम उनके साथ एक विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, खूब इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल अब डॉक्टर साहब से विस्तार से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी प्रणाम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब एक बार पे ये अंगुल ये दिखाओ, ये डॉक्टर साहब इस हाथ में भी अंगूठे में भी है जी सर, अंगूठे में भी, और इस उंगली में भी, इसमें भी, और इस अंगूठे में भी, और हाथ में भी डॉक्टर साहब ये पूरी है, और इसमें भी बड़ी फैशनेबल घड़ी है जी सर, और माथे पर एक लंबा हरा टीका तिलक है जी। डॉक्टर साहब ये शौक कब से चढ़ा? देखिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो लाइवली रहता है, अगर वो अपने अंदर कोई ना कोई शौक पाल करके रखता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल व्यक्ति से हाई लेवल की एनर्जी उसके अंदर होती है। और क्योंकि हम एक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हैं जिसके अंदर सुबह से लेकर के शाम तक और कभी कभार लेट आवर्स तक भी हमारे पास जो है वो दुखी परेशान लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं। किसी को सर का दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को पेट में दर्द है। तो हम लोग अगर अपना शौक और अपनी एनर्जी लेवल अगर बना करके रखें, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो है वो एक आम व्यक्ति को और पेशेंट को, उनको भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया जो सर्विस है और सेवा है वो हम लोग दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि ये जो शौक है आपके, इनसे एनर्जी मिलती है आपको एक्स्ट्रा? बिल्कुल एनर्जी मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी जो पर्सनल नेचर है वो थोड़ी सी
है मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। जी जी जी। और अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखें तो मैं एक ज्वेलर से फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इन चीज़ों का शौक मैं बचपन से ही देखता था कि कुछ नग पड़े हैं, कोई डायमंड पड़ा है, कुछ कोई मूंगा पड़ा है, कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मुझे क्यूरेसी होती थी, मैं जानकारी हासिल करता था कि भाई ये क्या चीज़ है, ये मोती किस काम आता है, मूंगा किस काम आता है, पन्ना किस काम आता है। तो वो जानकारी लेते लेते जो है वो शौक चढ़ गया। तो एक लाल किताब थी ज्योतिष की, वो भी मैं थोड़ा सा जितना मुझे ज्ञान था मैंने अपने लेवल पे स्टडी की। फिर समय के साथ साथ बदलाव हुआ और मैं +2 में मेडिकल ली और मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। आपको डॉक्टर साहब ये इस तरह के शौक थे, आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे आर्टिस्ट रंगकर्मी बनना चाहिए? देखिए, कलाकार तो कोई भी व्यक्ति है, कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कलाकारी है और कलाकार अगर जीवित है तो वो व्यक्ति ही समझो कि जीवित है असल मायने में। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जो है ना कोई हुनर और कलाकारी होती है, और अगर वो उसको अपना पैशन और शौक बना करके रखता है तो उसको इस बात का भी शौक होता है कि जिस प्रोफेशन के अंदर, जिस फील्ड के अंदर वो है उसमें भी वो पूरी तरह से खरा और उत्तीर्ण उतर के दिखाए, तभी उसका जो नेम फेम है। देखो अब आपने मेरा अपना परिचय दर्शकों से करवाया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंपल अगर आप ये मानने कि भाई अंगूठी डालने से या चेन डालने से नेम फेम मिलता, तो वो शायद दूसरे भी लोग बहुत से हैं जो हमारे से भी ऊपर कई लेवल पे धनाढ़ हैं, जो कि करते भी हैं और भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कितनी साल की सर्विस हो गई आपकी? मेरी 25 साल की सर्विस होगी सर। स्वास्थ्य विभाग में कब ज्वाइन किया था? स्वास्थ्य विभाग में मैंने 97 में ज्वाइन किया था, और मैं अपने सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसी के अंदर +2 मैंने किया, और फिर मेडिकल ऑफिसर लग करके मैं जींद तैनात हुआ। MBBS कहाँ से की डॉक्टर साहब? मैंने बेंगलोर रमैया मेडिकल कॉलेज से। ओके, ये कब पूरी हो गई थी जी? ये सर मैं 97 में तो मैंने जॉब ज्वाइन की थी, और मेरी सर्विस ये जो MBBS है वो 93-4 में पूरी हो चुकी थी। और इस दौरान जो बाकी का जो बीच में 2-3 साल का गैप था वो मैंने दिल्ली दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में मेडिकल लाइन के अंदर जो है ना वो लगाए, और बहुत बढ़िया काम सीखा। और जो हमने दीन दयाल उपाध्याय के अंदर जो सीखा ना वो मेडिकल कॉलेज से भी ऊपर था, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान जो है सारा वो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। तो जब आप पढ़ते थे ये अंगूठियों का फैशनेबल शौक उसमें भी था? उस समय इतना नहीं था। देखो, उस समय ये जरूर था कि आध्यात्म के साथ जुड़े होने की वजह से साउथ के अंदर है बेंगलोर कर्नाटका में, तो वो लोग जो है वो पूजा पाठ के अंदर बहुत बिलीव करते हैं। तो वही लोग जो है पूजा पाठ भी करते हैं, चंदन का सिंदूर का तिलक लगाते हैं, और मैं तो बल्कि थोड़ा हल्का और कम लगाता हूँ। वो लोग बहुत बड़ा बड़ा और मोटा तिलक लगाते थे। तो पूजा पाठ के अंदर मेरा ध्यान था, तो मुझे यूँ लगा कि हमें भी जो अपना केंद्र बिंदु है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सृजित करना चाहिए, ताकि हमारा जो अपना एनर्जी लेवल है वो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक बना रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। तो डॉक्टर साहब, जैसे बड़ा हमने कोरोना काल में भी आपको देखा, और रूटीन में भी सुबह 8 बजे से आपका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम रहता है। काफ़ी हॉस्पिटल की तो आपके पास जो प्रभार हैं ही, तो लेकिन मरीज़ भी खूब आप अटेंड करते हो। इनसे एनर्जी लेवल आप, और हम देखते हैं कि यहाँ एक ओम की ध्वनि भी मीठी मीठी उसमें गूंजती रहती है, ये सारा इसीलिए भी एनर्जी लेवल मिलता रहे? बिल्कुल जी, एनर्जी लेवल मिलता रहे। और मैं महादेव का भक्त हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ एक सही दिशा के अंदर जा रहा है, लोगों की सेवा के लिए जा रहा है। अगर हमारे से मान लिया कि कोई भलाई का काम कभी नहीं भी बना, तो जाने अनजाने ऐसा ना हो कि भाई किसी को हम दुख तकलीफ या दर्द दे करके चले जाएं, जहाँ हमें उनका निवारण करना चाहिए। और आपके नाम के साथ तो बोड़ा जुड़ा हुआ है, सरनेम है। लोग आपको डॉक्टर से ज़्यादा बोड़ा के नाम से जानते हैं। आपको लगता है छोटा बच्चा भी आपको कहता है मुझे बोड़ा से मिलना है? बिल्कुल सच्चाई बात है, और ये बहुत मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि लोग मुझे डॉक्टर या डिप्टी CMO ना कह के सिर्फ भोला कहते हैं, और भोले के अंदर तो परमात्मा का नाम वास करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही हमारी असली मूल पूंजी है जो हमारे साथ जाएगी। और मैं कभी कभार स्कूल
की विजिट पे होता हूँ या कभी कोई सरकार की रैली प्रदर्शन अगर हम वहाँ पहुँचते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे, तो अक्सर ये देखने में आता है कि 2-4 छोटे बच्चे जो गेट पे होते हैं वो पूरे स्कूल के अंदर आवाज़ लगाते चले, अरे भोला आ गया, भोला आ गया, भोला। तो ये एक हमारी फीलिंग होती है? तो देखिए इतना अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे जो इनोसेंट हैं, जो मासूम हैं, जिनको अभी दुनियादारी का इतना ज्ञान भी नहीं है, और बावजूद उसके वो अगर मुझे जानते हैं कि इसका मतलब ये रहा कि भी मैं एक पहचान का मोहताज नहीं रहा कि भी मुझे अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। तो यही असली और मूल कमाई है कि आपको अपनी पहचान ना बतानी पड़े, आप कहीं पहुंचे और आपकी पहचान से ही आपका काम बन जाए। तो इससे ऊपर हम परमात्मा से मांगते ही कुछ नहीं। डॉक्टर राजेश बोड़ा हरियाणा के जींद जिले के जो सिविल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं। पूरे जींद जिले में आप कहीं भी किसी भी आदमी से डॉक्टर बोड़ा का नाम लेंगे, बस इतना ही बोलना है डॉक्टर बोड़ा, हर आदमी इनको जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अखबारों में लगातार जो अपने एक सामाजिक कार्य हैं और एक जो डॉक्टरी पेशे से रिलेटेड कार्य हैं उसके कारण पूरे छाए रहते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी हम आपको देखते हैं तो आप हर रोज एक अलग तरह की टी शर्ट पहने हुए मिलते हो, डिजाइनिंग की, फैशनेबल। जी सर जी। ये फैशनेबल कपड़ों से देखिए जी, आदमी वक्त के साथ तो हर किसी ने जो है वो बड़ा भी होना है, बूढ़ा भी होना है, बुजुर्ग भी होना है, और लास्ट में हर किसी व्यक्ति को ये दुनिया छोड़ के जानी है। जो इस पृथ्वी पे आया उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो जो शौक किसी को है और हम उसको अगर अपने एफर्ट्स में पूरा कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शौक जो है वो रखना चाहिए जो उसकी कॉम्पिटेंसी के अंदर हो, जो उसको पूरा भी कर सके और उसके साथ हैप्पीली जो अपनी लाइफ है उसको वो जी भी सके। कहते हैं ना कि वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। तो जीने का अर्थ यही होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम अगर पूरा करें, जो मेरे शौक है मैं उनको अगर पूरा करूं, और उसके साथ साथ ये है कि जो मेरी ड्यूटीज़ बनती हैं, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो मेरे हेल्थ विभाग के प्रति है, चाहे समाज के प्रति है, चाहे कुछ और है, तो वो अगर मैं दिन रात उसके प्रति भी खरा उतर रहा हूँ तो देखिए वो शख्स, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो मेरी अलावा भी, तो वो बधाई का पात्र है और अपना ज़िंदगी जीने का हर किसी को अधिकार है अपने तरीके से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी टी शर्ट पे देख रहा हूँ यहाँ भी बी छपा हुआ है। और डॉक्टर साहब, ये जो गले में है इसको क्या बोलते हो? जी, ये जो गले में है आपके, इसको क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? ये स्टेथोस्कोप। ये निकालना डॉक्टर साहब एक बार। इस पे भी आप देखोगे, इस पे भी ये भोला छपा हुआ है और इस साइड भी भोला छपा हुआ है, और अंगूठी पे भी, ओहो, अंगूठी पे भी BHOL भोला छपा हुआ है। क्या बात है डॉक्टर साहब। देखिए सर, मैं ये डॉक्टर साहब टी शर्ट पे बी भोला नाम से बोला है। अच्छा, बी फॉर भोला। देखिए ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ शौक भी हैं, और जब मेरे को पहचान ऊपर वाले ने भोला के नाम से दी है, वैसे मेरा एक्चुअल नेम राजेश है, जबकि बहुत ही कम लोग हैं जो जींद जिले में जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। वो 10% लोग जानते हैं कि भोला का असली नाम जो है राजेश है। बाकी सभी लोग भोला के नाम से जानते हैं, और मैं समझता हूँ भोला के अंदर परमात्मा का वास है, और लोगों ने जब ये नाम दिया है तो आप इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। डॉक्टर साहब, कभी आपको लगा नहीं कि जैसे हॉस्पिटल में है एक ड्रेस कोड, ऊपर से जो हम एप्रन पहन के हॉस्पिटल में आए, कभी उस तरह का ओड नहीं लगता कि इस तरह फैशनेबल? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम जेन्युइन है कि हमारा प्रोफेशन कुछ इस तरह का रहा है, और आज भी ऐसा ही है कि भाई लोग मेडिकल करते करते ही जो है वो कुछ 30 के पार हो जाते हैं, और जब जॉब लगती है तो वो 35 के पार होते हैं, और जब वो जॉब के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो एक डॉक्टर और पेशेंट का ही केवल एक रिश्ता रह जाता है कि भाई उनको वाइट और ब्लैक पैंट शर्ट डालनी है या एप्रन डालना है, तो वो उन्हीं चीज़ों के अंदर ही सोच विचार अपने बनाते हैं। देखो, मैंने मतलब एक मेट्रो सिटी बेंगलोर रमैया मेडिकल, वन ऑफ द जो बेस्ट एंड मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। वहाँ मैंने पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म में भी ध्यान लगाया, और आज मैं दूसरे डॉक्टरों के मुकाबले में भी समाज सेवा और अपना जो सरकारी कार्य दोनों बड़े अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को अपने कोई पर्सनल शौक या पैशन
पैशन है या कोई चीज़ ये है कि भी मैं अगर इन चीज़ों को अपने आसपास रखूं। अब मेरी इतने साल की 25 साल की सेवा के अंदर बहुत कम ही कभी ऐसा हुआ कि मैं कभी बिना तिलक लगाए या कभी बिना अपनी अंगूठियों के जो है घर से बाहर निकला हूँ। और अगर मैं निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर जो एनर्जी या शक्ति जो होनी चाहिए थी ना, कुछ कम है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे आप आते हो और कभी आपके जैसे आप तो बड़े पद पर हो, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और उम्मीद है कि सीएमओ के पद पर आपकी प्रमोशन हो जाएगी जल्दी ही, कभी आपके साथी डॉक्टरों ने आपको कभी जो आपके सीनियर हैं उन्होंने नहीं टोकाया डॉक्टर साहब ये इतना फैशनेबल है? देखिए शुरुआत के अंदर जो है इस बात पे 2 4 10 बार हमारे अपने मित्रों ने सवाल भी करे, कुछ 1 2 ने उंगली भी उठाई कि भाई इस तरह से नहीं रहा जाता इस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन मुझे जो है वो किसी भी तरीके से सिंपल ब्लैक एंड वाइट जो है वो टोटल ब्लैक एंड वाइट नहीं पसंद था कि भाई मुझे 100% मैं वही लाइफ के अंदर रहूं। मैं एक कलरफुल लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहता था। और मैं समझता हूं कि अगर मैं वो पैशन रखूं और अपनी जॉब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका निर्वाह करूं तो ये बात बहुत ही खरी उतरती है कि हम समाज को और अपनी ड्यूटी को दोनों को बड़े। और मेरे मित्रों ने दोस्तों ने बहुत सी बार ये भी कहा कि भाई डॉक्टर साहब अब की बार आप अगर छुट्टियों पे जाओ तो हम आपके साथ जाएंगे, 1 2 जो हमारी पैंट टी शर्ट या शर्ट है आपकी पसंद की हमें लेके आनी है। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आप चलना हमारे साथ। लेकिन फिर वो यूँ कहते डॉक्टर साहब हम शॉपिंग तो कर लेंगे लेकिन पता नहीं हमें ऐसी जचेगी कि नहीं जचेगी। गजब। क्योंकि जो व्यक्ति रूटीन से इस मतलब इस सिस्टम के अंदर रहता है या जैसा उसका पहरावा हाव भाव या रहन सहन हो जाता है ना तो वो शुरू से ही बनता है उसका। अगर हम एक एज के बाद अपनी नेचर में, अपने पहनावे में, अपने हाव भाव में बदलाव लाना चाहें तो वो फिर हो नहीं पाता। और मैं ये अब ऐसे नहीं करता कि भाई वैसे मुझे किसी को दिखाना है। अब ये मेरी नेचर ही ऐसी बन गई है कि उसके अंदर ही शामिल है कि पूजा पाठ करनी है, तिलक लगाना है, जो मेरी अंगूठी माला या जो मुझे यूँ लगते हैं कि ये मतलब महादेव के दिए हुए अस्त्र शस्त्र है। डॉक्टर साहब ये बताओ, आपके जो चंडीगढ़ मुख्यालय के बड़े अधिकारी हैं, ACS हैं या दूसरे बड़े अधिकारी हैं, उनको भी जानकारी होगी इस बात की? जी उनको जानकारी है और 1 2 बार उन्होंने हमें कहा भी है कि डॉक्टर भोला जो है एक कलरफुल पर्सनैलिटी हैं जींद में। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी उच्च अधिकारी पहुँचते हैं तो हम अपना सिंपल ड्रेस कोड के अंदर एप्रन के अंदर रहें, क्योंकि इतना कंट्रोल तो देखिए अपने उच्च अधिकारियों को सम्मान देने के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल कि जब वो पहुँचे तो ठीक है कि मेरा अपना शौक है, पैशन है, नेचर बन चुका है तो वो अगर मुझे नहीं बदलनी तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई 2 दिन के लिए हमारे उच्च अधिकारी आ रहे हैं और वो भी जिला हेडक्वार्टर से आ रहे हैं, डायरेक्टर कमिश्नर लेवल के हैं, तो उसमें अगर हम बदलाव नहीं करते तो वो एक नेचर को अडिग या ढीठ होना भी थोड़ा शो करता है। तो थोड़ा सा आदमी को जो है ना इस तरीके से मोल्ड भी होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं ऐसे तो बैन वाले कुर्ते शर्ट पैंट ऐसी बात नहीं है कि मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं डालता, वो भी डालता हूँ। तो उन मौक़ों पे हम उनको प्रेफरेंस दे देते। डॉक्टर साहब आपके जो मतलब आप तो एक कलरफुल लाइफ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग आपके आलोचक भी होंगे और आपकी बुराई भी करते होंगे। ऐसे लोग कभी ये भी कहते सुने हैं हमने भी, यार वो भी क्या डॉक्टर होया। तो आपको आप जब ऐसा सुनते हो तो आपको क्या फीलिंग होती है? ऐसे जी मुझे ये फीलिंग होती है कि सभी शौक सभी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाते। अब जब वो पूरा नहीं कर पा रहा तो वो आलोचना कर सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ मैं पूरा कर सकता हूँ, मेरा शौक है, मेरा पैशन है। और हर व्यक्ति को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का अधिकार वो ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ा खरा उतर रहा हूँ और समाज के प्रति भी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं कर रहा हूँ। तो देखिए उसके साथ अगर मेरी पर्सनल लाइफ है कि भाई मैं कैसे रहता हूँ, क्या खान पान है, कुछ और है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को आलोचना नहीं करनी चाहिए, बशर्ते सराहना करनी चाहिए कि भाई ये रह रहा है तो कुछ में हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यही वो शख्स है जो समाज में लोगों के काम आता है, अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअल है और लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल। और हमने डॉक्टर साहब कोरोना काल में देखा लगातार आप यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मरीज, सिविल हॉस्पिटल बिल्कुल फुल था, और लगातार वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे आप। और उस समय हमने देखा कि आपकी जो ड्यूटी के प्रति जो ईमानदारी थी, करते हुए निष्ठा थी, पूरे शहर में उसकी सराहना थी। क्या क्या चार्ज आपके पास अभी डॉक्टर साहब हैं?
देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके पास हॉस्पिटल का लगभग सारा कार्यभार होता है, जिसमें कि पेशेंट की ओपीडी से लेकर के इंडोर से लेकर के, अब आज बुधवार है, बुधवार का जो हैंडीकैप बोर्ड है उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साइन होते हैं। जो आउटसोर्सिंग के 200 कर्मचारी हैं, आजकल HKNL बन गया हरियाणा विकास कौशल, तो उसके जो 200 कर्मचारी हैं उनका ड्यूटी क्या रोस्टर बनाना, उनकी तैनाती करनी, उनको काम सिखाना, उनसे काम लेना। अच्छा, एक हमारी नई और पुरानी बिल्डिंग का फायर की जो NOC है उसका काम भी मेरे पास है। एक अभी मेंटल हेल्थ का चार्ज जो मैंने लगभग 10 दिन पहले छोड़ा है, और डी एडिक्शन का हम लोगों ने स्वयं प्लान किया, और बड़ी जल्दी जींद जिला में एक डी एडिक्शन सेंटर की भी शुरुआत करेंगे, जिसमें कि जो हमारे युवा साथी हैं जो किसी न किसी वजह से नशे में संलिप्त हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट और इलाज भी जो है वो निकट भविष्य में यहीं शुरू हो जाएगा। तो हॉस्पिटल्स के तो लगभग सभी तरह के जो काम हैं वो मेरे पास हैं। और सामाजिक दायरे के अंदर अगर मैं बताऊं तो लोग इसलिए भी अप्रोच कर लेते हैं कि भाई डॉक्टर बोला है, हमारे को ये तकलीफ है, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो वो कोई ना कोई समाधान बताएंगे, चाहे किसी का ऑपरेशन होना हो, किसी की सर्जरी होनी हो, किसी की डिलीवरी होनी हो। और हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि हम जिस सीट पर बैठे हैं, हम अपने डॉक्टर्स जो स्टाफ है उन सब की मिलजुल कर, क्योंकि ये एक परिवार है, उस परिवार की हेल्प लेके, उनकी मदद लेकर के हम जो एक आम व्यक्ति, आम जन है, वो हमारे पास पहुंचा, चाहे वो मेरी जान पहचान का है चाहे नहीं है, तो वो मेरे पास एक उम्मीद से आया कि ये डॉक्टर हैं और मैं एक मरीज हूँ, तो ये मेरी मदद करेंगे और इनका मैंने नाम सुना है, तो उस जिम्मेवारी पे खरा उतरना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अपनी तरफ से लगभग पूरी कोशिश करते हैं कि भाई। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपका कमरा देख रहा हूँ पूरे सिविल हॉस्पिटल में, जो जिस तरह से आपका कमरा सजा हुआ है, इधर पर्दे हैं, पर्दों पर भी यहाँ भोलेनाथ की तस्वीर है, और आपका जो ये घड़ी है, और ओम का जो यहाँ एक म्यूजिक बजता रहता है साहब, और बड़ा फैशनेबल आपका जो कमरा है। तो घर पे भी इसी तरह फैशनेबल रहते हो? देखिए, बिल्कुल, ये मेरी मैडम को इंटीरियर डिजाइनिंग का पूरा शौक है, और हम लोग घर पे भी इस तरह से साफ सफाई के साथ साथ पूरी तरह से हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे तो मैं भी आप दोनों छाए रहते हो। यहाँ तक कि मुझे अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल तक वो टिट फिट रखे ओके रखने का पूरी तरह से शौक है सर। ओह, वेरी गुड। आपने मोबाइल पे, ये डॉक्टर साहब का मोबाइल है, इसके बैक साइड में आप देखो ये भोलेनाथ की तस्वीरों पर भोला लिखा हुआ है, और ये डॉक्टर साहब का फोटो है। और डॉक्टर साहब आप मेरे को दिखा रहे थे भाई, ये डॉक्टर साहब ये देखो, ये हाथ में ये मोर पंख है, और यहाँ डॉक्टर साहब ये लिखा हुआ है महादेव, और डॉक्टर साहब ये इधर जी यहाँ महाकाल है जी, ये महाकाल का दूसरा। और ये डॉक्टर साहब ये जो मंत्र लिखे हुए हैं, ये जो है मंत्र है महाकाल का, हमारा महाकाल का मंत्र है ये। जी जी, क्या बात डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जैसे ये हाथों पर भी पूरा आपने फैशनेबल है, गर्दन पे भी मुझे लगा कुछ है। हाँ जी, ओम है जी, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बताया गया कि सबसे पहली और जो ध्वनि और उच्चारण है वो ओम से शुरू हुआ, और इससे मन की शांति और शरीर का जो संतुलन है वो ओम से बना रहता है, और प्रत्येक व्यक्ति को सुबह इसका उच्चारण भी करना चाहिए ताकि ध्यान लगा रहे। तो डॉक्टर साहब ये बताओ, आपकी तो मैडम के साथ मैचिंग खा गई, वो इंटीरियर डिजाइनिंग है और आप भी फैशनेबल हो। जी जी। बेटा कैसा है, बेटे की प्रतिक्रिया क्या रहती है आपकी डिजाइनिंग के ऊपर? देखिए, वो अगर हम दोनों को देखें तो उसके मुकाबले वो ज़्यादा सिंपल है। अच्छा। हम दोनों के मुकाबले, लेकिन अभी +2 की है उसने, और दिल्ली आकाश से कोचिंग ले रहा है, हॉस्टल में रहता है, तो धीरे धीरे बड़ा होगा। अगर आप वैसे हाइट वाइज या फीचर वाइज देखें तो हमारे से 2 पैसे बेहतर ही निकला, और कद भी हमारे से बड़ा हो गया। जी जी। उसको भी डॉक्टरी कराने की इच्छा है? हाँ जी, वो आकाश में मेडिकल लाइन की नीट के लिए तैयारी कर रहा है, और अभी 17 जुलाई को अगले महीने पेपर है। आपसे भी ये लोगों का आशीर्वाद उसको मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये हम जैसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, भोलेनाथ की तस्वीर होगी, हाफ में भोला होगा और हाफ में डॉक्टर राजेश भोला होंगे, हाफ में हर हर महादेव वाले भोला जी होंगे, हैं भगवान। तो कितनी देर ध्यान लगाते हो, और ये इतना लंबा तिलक भी आप लगाते हो, ध्यान कितनी देर कैसे रहता है? देखिए, मैं सुबह जितना भी समय मुझे मिलता है, चाहे वो 10 मिनट मिलें, चाहे वो 20 मिनट मिलें, तो हम पूजा पाठ करके सुबह आते हैं, और शाम को सोने से पहले मैं ध्यान लगाता हूँ आधा घंटा के करीब लगभग।
और उस ध्यान के अंदर मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि जितनी भी मेरे दिन भर की दिनचर्या थी उसको मैं रिवाइज करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज करनी चाहिए। उसको उसके अंदर जो अचीवमेंट्स थी उनको देखना चाहिए और जो ड्रॉबैक्स रहे उसको महसूस करना चाहिए कि आज मेरे अंदर ये कमी रही, क्योंकि हमें स्वयं को सुधारना है, ना कि दूसरों को। तो अगर हम सेल्फ स्टडी जो करेंगे ना, अपने आप को स्टडी करते रहेंगे कि आज का दिन ऐसा था, आज ये ठीक निकल गया, ये चीज़ खराब हुई थी और ख़राब हुई तो क्यों हुई, उसमें हम लोग क्या करेक्शन कर सकते हैं ताकि कल को वो भी ना हो। तो यही ध्यान है। डॉक्टर साहब, ये तो चार आपको आध्यात्मिक जैसे बताया कि आध्यात्मिक रुझान है, चार धाम की यात्रा या वो जो अपने ज्योतिर्लिंग है, जो कहाँ की यात्रा की आपने? देखिए, मैं चार धाम तो अभी नहीं गया। सबसे पहले तो जो अमरनाथ की जो यात्रा है वो मेरी रहती है। उसका मेन कारण ये है कि मैं अब से कितने साल पहले ही चला जाता। यहाँ तक कि हमारा हर साल जो है सरकारी टूर भी जाता है, जिसमें हमारे को टीए डीए वहाँ रहने सहने के लिए खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट होता है। लेकिन मेरे को समस्या ये है कि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है और मैं पहाड़ों के अंदर जाता हूँ तो मेरा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और मैं 5-10 किलोमीटर भी जो है वो पैदल, तो मुझे अगर मान लो 50 किलोमीटर चलना है तो मैं चल लेता हूँ। मेरे अंदर पूरी एनर्जी है और मैं पूरे शौक के साथ भागता हूँ, दौड़ता हूँ, जगह जगह फोटोग्राफ्स करता हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे लगता है इस पत्थर में भी भगवान है और इसमें भी महादेव है। लेकिन मोशन सिकनेस और स्वास्थ्य के देखते हुए जो है मैं पहाड़ों की तरफ जो है वो जा नहीं पाता और इसलिए अमरनाथ की जो यात्रा है वो मेरी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ऊपर वाले का देखते हैं कब बुलावा आता है और मैं वहाँ जो है वो यात्रा जरूर संपूर्ण करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि असली जो महादेव का घर है वो अमरनाथ पे है। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमने आप बात की हर रोज़ की फैशनेबल पैंट, फैशनेबल टी शर्ट, 500 उंगलियों में अंगूठियाँ, 10 उंगलियों में अंगूठियाँ और पूरे हाथ में भी, इसके अलावा फ़ोटो का बड़ा आपको शौक है। फेसबुक पर हर रोज़ देखते हैं बड़े फैशनेबल फ़ोटो आपको फेसबुक पे हर रोज़ मिलेंगे, वो शौक कैसे है? देखिए जी, सोशल मीडिया के प्रति जो है ना प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के प्रति आजकल जागरूक है। मेरे को एक साथी ये बोला कि डॉक्टर बोला ये शौक ना करे तो बीमार पड़ जाए। शायद ये बात सही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे इन चीज़ों से एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। अगर हम ये चीज़ें छोड़ दें तो हमें यूँ लगेगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकाल दी गई हो। तो अगर मुझे ऐसा लगता है तो अगर वो मैं काम कर रहा हूँ और उसमें किसी का हित भी नहीं है, तो अगर कोई ऐसा चीज़ है तो जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है और किसी भी व्यक्ति का उसमें हित नहीं है, तो वो काम करने में कहीं भी नुकसान नहीं है। वो एनर्जी मिलती है जब लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और मैं अपनी फेसबुक पे भी जब भी कोई ना कोई मुहावरा या कोई ना कोई स्लोगन लिखता हूँ तो लास्ट में जय बाबा की ही लिखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको कभी ये लगा है कि इस पहनावे के कारण, और दूसरा कोई डॉक्टर होता आपके साथ, वो पूरा एप्रन वेप्रन में पूरी एक ड्रेस कोड में रहता है, आपको उनसे कम वजन, कम भाव, कम रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ये चीज़ मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आई। क्योंकि मैं जब भी मैंने ज्वाइन किया था अपनी जॉब को, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा पैशन था जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया उससे पहले ही कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। और जब मैं डॉक्टर की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में कर रहा था तब मैं पुराने टीवी सीरियल्स और वो आते थे तो उसमें देखता था कि एप्रन डाले वो डॉक्टर्स घूम रहे हैं और वो ऐसे इमरजेंसी में अटेंड करते हैं, केस अटेंड कर रहे हैं और वो लगभग मुर्दा व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। तो उस तरह की भावनाएं मेरे अंदर तभी से जागृत थी। और जब मैं जॉब के अंदर आया और जॉब में लग गया तब मैंने ये सोचा कि अब मैं जॉब में तो आ गया और यहाँ हमारे और भी बहुत से कुलीग हैं, 10, 20, 50, 100 प्राइवेट में भी बहुत से हैं और एक से एक होनहार हमारे डॉक्टर्स जो है वो जींद ज़िले में भी हैं और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी। तो मैं ये समझता था कि अगर हमें यहाँ अपनी पहचान बनानी है तो हमें मतलब मुझे पर्सनली भी इस फील्ड के अंदर मास्टर होना पड़ेगा। मास्टर इन द सेंस कि आपको व्यक्ति को देखते ही उसकी बीमारी नब्ज पकड़ते ही उसकी तकलीफ़ अगर नहीं समझ में आई और पेशेंट को अगर आराम नहीं लगा तो फिर वो जो बाकी जो हाव भाव पहरावे और दूसरी चीज़ें हैं फिर वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। और मेरा शुरू से ही पैशन था कि भाई मुझे इस प्रोफेशन में आना है और आना है तो इसलिए आना कि एक पहचान बनानी है और पहचान बनाई है तो उस पहचान को मेंटेन भी करके रखना और लोगों की ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक तौर पे भी सेवा करना। तो उसमें देखिए खाली ये नहीं है कि शौक
शौक है वो उसमें जोर भी बुरा लगता है। व्यक्ति को अपनी ड्यूटी के अलावा भी एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ता है। लोग हमारे पास सभी एनजीओ, सभी स्कूल, सभी कॉलेज जुड़े हुए हैं मेरे से और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आर्थिक रूप से तंग होते हैं, उनकी मदद भी करनी पड़ती है। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो मेरे प्रोफेशन में, मेरे फील्ड की बजाय डिलीवरी से, सर्जरी से, ईएनटी से, दूसरे फील्ड से कंसर्न होता है, तो हम अपने कुलीग से गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके उनकी वहाँ भी उस फील्ड में भी मदद करते हैं। अगर हॉस्पिटल से बाहर का भी कोई काम होता है तब भी लोग यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ लोग रोज ही 20-50-100 लोगों का दरबार सा लगा रहा था, जी मेरी पेंशन कट गई थी, मेरा ये हो गया था। अब वो तो ये मानते हैं कि जैसे मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ, जबकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन वो जिस उम्मीद से आते हैं वो सारी चीज़ें मैं खरीद ना भी कर पाऊँ उनकी, तो भी मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ यार ये आया किसी उम्मीद से है, तो इसकी कोई ना कोई जो मदद बन सके वो कर देनी चाहिए। जो बाकी काम तो देखो बनाने वाला तो परमात्मा है, वही सभी के काम बनाता है। ये तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि लोग आपसे मतलब जितने लोग दवाई लेने आते हैं उससे ज़्यादा लोग तो मदद करवाने आते हैं। डॉक्टर साहब इसको फ़ोन कर दो, यहाँ साइन करवा दो, ये करवा दो। और आपकी ऑनेस्टी भी हम देखते हैं कि पीछे एक बार सीएमओ ने छापा मारा था जी जी सुबह 8 बजे, एकमात्र आप डॉक्टर उपलब्ध थे, कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर साहब ये बताओ कि सारी बातों के आखिर में आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए क्या करते हो? आप बड़े फिट हो फिजिकली रूप से, अपनी फिटनेस का राज बताओ। देखिए, फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि मैं अपना जो कर्तव्य है, जो मेरा काम है, उसको मैं बड़े अच्छे से निर्वाह करता हूं। और हमारा हॉस्पिटल का जो कैंपस है वो अगर आप देखो तो 2-3 किलोमीटर का तो कैंपस ही है। मेडिकल वार्ड में, नई बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में, सीटी स्कैन में, तो अलग अलग विभाग हमारे बटे हुए हैं। और मैं सुबह एक राउंड लेता हूँ, उसके बाद पीएम ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, अलग अलग हैं सभी बिल्डिंग्स। तो अगर हम 5-4 चक्कर यहाँ लगाते हैं तो उसके अंदर भी हमारा ये तो हो ही जाता है कि हम लोग जो है वो लगभग 5,000 स्टेप, 10,000 स्टेप यहाँ चल चुके हैं। शाम को जो है वो मैं खाना खा के पार्क में हम लोग घूमने निकल जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ। और उसके अलावा जो सुबह का समय होता है उसमें मैं आधा घंटा जो है योगा के तरफ जो है पूरा लगाता हूँ, जिसमें पुलअप, पुशअप और अनुलोम विलोम 15 मिनट। तो आधा पौना घंटा हम उसमें लगाते हैं, जिससे कि शरीर जो है वो पूरी तरह से ब्लड का रक्त स्राव इसमें होता रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन इसके अंदर आए, और ताकि हम अगर स्वस्थ होंगे तभी तो हम दूसरे के स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब से भाई बहुत अच्छी बात हुई। और आपके मन में जो डॉक्टर साहब की जो फैशनेबल, जो इनकी डिज़ाइनिंग और अलग अलग जो इनके शौक़ हैं, उनको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में रहे होंगे, और हमने कोशिश की है कि उन सभी सवालों के जवाब लिए जाएँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, डॉक्टर डे पर हमने ये जो स्पेशल वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रणाम सर, प्रणाम।